हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नॉवेल, जिसे लिखा है विलियम गोल्डिंग ने। इस नॉवेल को 17 सितंबर 1954 को पब्लिश कराया गया था और 2005 में टाइम मैगजीन में इसे वन ऑफ द 100 बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है। विलियम गोल्डिंग ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। उन्होंने बहुत अच्छे से यह देखा था कि जापान के 2 शहरों को किस तरह से नष्ट कर दिया गया और हिटलर ने कैसे जूस लोगों पर अत्याचार किए और किस तरह का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मास केयर हुआ। तो इन सब बातों का विलियम गोल्डिंग के ऊपर बहुत असर पड़ा था और यह नॉवल भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है। और गोल्डिंग ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हम ह्यूमन के अंदर एक ईवलनेस होती है और अगर हमें सही गाइडेंस नहीं मिले तो वो ईवलनेस हमारे सामने आने लगती है और हम जंगली बन जाते हैं। तो इस नॉवेल की कहानी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की नॉवेल। देखिए, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है रैल्फ, जो कि 12 साल का एक बच्चा है। ये बहुत ही समझदार है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है और जिम्मेदार भी है। दूसरा हमारा कैरेक्टर है पिगी। ये पूरे नॉवेल में रैल्फ का साथ देता है। ये थोड़ा मोटा है, चश्मा पहनता है और फिजिकली ये थोड़ा फुर्तीला नहीं है और बच्चों जैसा, क्योंकि इसे एस्थमा की प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चा है और ये बहुत ही समझदार भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है जैक। जैक इसमें एंटागोनिस्ट है, रैल्फ प्रोटैगोनिस्ट है। ये रैल्फ का अपोनेंट है और ये वाइल्ड नेचर का है और इसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, लोगों को तकलीफ देना इसे अच्छा लगता है और ये पूरे नॉवेल में रैल्फ के अपोजिट ही रहता है और जंगली की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है साइमन। साइमन एक शाय लेकिन सेंसिटिव बच्चा है। ये बहुत ही समझदार है, सबसे ज्यादा समझदार बच्चा है ये। अगला कैरेक्टर है रोजर। रोजर जैक की तरह ही इविल नेचर का है और उसी की तरह ही वाइल्ड है और ये पूरे नॉवेल में जैक का साथ देता है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं हमारी नॉवेल की कहानी को। जैसा कि आपको मैंने बताया था, इस नॉवेल की स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की है। तो एक ब्रिटिश प्लेन कुछ बच्चों को इवैक्यूएट करके ले जा रहा होता है, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो जाता है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए उस प्लेन पर हमला हो गया है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है और एक आइलैंड पर गिर जाता है। वहां पे कुछ बच्चे जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, वो इस प्लेन से बाहर निकलते हैं। वो सब बच्चे एकदम सही हालत में हैं, वो ठीक हैं और वो सारे बच्चे उस आइलैंड पे अब घूमना शुरू कर देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि उन बच्चों के साथ कोई भी बड़ा नहीं है और वो बच्चे यहाँ पे बिना किसी सुपरविजन के हैं, यानी वो बच्चे बिना किसी बड़े की गाइडेंस के हैं और वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना अब यहाँ शुरू करते हैं। गोल्डिंग ने हमें दिखाया है कि शुरुआत में तो ये बच्चे बहुत ही सिविलाइज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बच्चे किस तरह से सेवेज बन जाते हैं और एकदम जंगली बिहेव करने लग जाते हैं। अब ये बच्चे एक एज के नहीं है, यानी इन बच्चों में कोई बड़ा है, कोई बच्चा छोटा है। तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। पहला ग्रुप तो होता है लिटिलेंस का, लिटिलेंस जिसमें 6 साल तक के आसपास के बच्चे हैं। दूसरा है बिगिंस का, जो बड़े बच्चों का ग्रुप है, जिसमें बड़े मतलब 10 से 12 साल के। तो इस तरह से अब इन्होंने अपने आप को 2 ग्रुप्स में बांट लिया। अब हम देखते हैं 2 बच्चे जिनका नाम है रैल और पिगी। इन दोनों को एक कॉर्न शेल मिलता है, यानी एक शंख मिलता है और पिगी रैल से कहता है कि हम इस शंख का यूज
लोगों को असेंबल करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पिगी बड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है, वो इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो रेल्फ को ये आइडिया देता है जो कि रेल्फ को बहुत अच्छा लगता है। यानी जब भी किसे बुलाना होगा, जब भी यहाँ पे मीटिंग बुलानी होगी, तो वो लोग इस शंख को बजा दिया करेंगे और बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो जाया करेंगे। क्योंकि ये बच्चे ब्रिटेन के एक सिविलाइज कल्चर से आए हैं, इसलिए इन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा रूल्स रेगुलेशन देखे थे, अपनी लाइफ में एक मैनेजमेंट देखा था। तो शुरुआत में ये बच्चे उसी तरह के हैं और ये अपनी एक मीटिंग रखते हैं और उस मीटिंग में चुनाव किया जाता है इनके लीडर का, जो इनके लिए यहाँ पे रूल्स और सारी व्यवस्था कराने का काम करेगा। तो अब पिगी और बच्चों को बोलता है कि रेल्फ को सपोर्ट करो, और सारे बच्चे भी रेल्फ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रेल्फ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बच्चा था, ये बड़ा ही जिम्मेदार बच्चा था, समझदार भी था और बच्चों की केयर भी किया करता था। तो बच्चे इसे चुनाव करके अपना लीडर चुन लेते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम है जैक, वो रेल्फ को पसंद नहीं करता, क्योंकि यह खुद भी लीडर बनना चाहता था और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि रेल्फ को लीडर चुना गया है और उसे नहीं चुना गया। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने रेल्फ को सपोर्ट किया था, उसी के पक्ष में वोट किया था, इसलिए लीडर चुना गया रेल्फ को, ना कि जैक को। लेकिन रेल्फ इस जैक को हंटिंग ग्रुप का लीडर बना देता है। ये जैक को उन बच्चों का लीडर बना देता है जो कि हंटिंग करने में इंटरेस्टेड थे, और इस ग्रुप को जिम्मेदारी देता है बाकी बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करने की। इस आइलैंड पर जो और बच्चे रह रहे हैं, उन सभी के लिए खाने का इंतजाम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस हंटर ग्रुप की। इसी के साथ रेल्फ बच्चों को कुछ रूल्स रेगुलेशन समझाता है और उन्हें गाइडेंस देता है कि यहाँ पर वे लोग किस तरह से घर बनाएंगे, किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और किस तरह से वो लोग यहाँ पे शेल्टर बनाएंगे, और वो सारी जिम्मेदारी बच्चों को अलग अलग बांट देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेल्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। रेल्फ बच्चों को ये भी बोलता है कि हम लोग एक ऊंची पहाड़ी पे हमेशा फायर को जलाए रखेंगे, क्योंकि इस आइलैंड के पास से जब भी कोई शिप गुजरेगा या कोई प्लेन गुजरेगा, तो वो इस आग को देख के हम लोगों को बचाने के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आ जाएगा और हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। और वो बच्चों को कहता है कि हमें इस फायर को हमेशा जलाए रखना होगा। साथ ही वो बच्चों को कॉर्न शेल के बारे में भी बता देता है। ये बताता है कि जब भी कॉर्न शेल बजाया जाएगा तो सब बच्चों को यहाँ इकट्ठा होना होगा, और किसी को भी अपनी बात कहनी है तो उसके पास कॉर्न शेल होना जरूरी है। यानी जो अपनी बात कहना चाहता है वो कॉर्न शेल बजा के अपनी बात को सबके सामने रखेगा। अब ये बच्चे यहाँ पे रहना शुरू करते हैं, अलग अलग उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग के बच्चे यहाँ रह रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे मस्ती करने में बिजी हैं और वो सीरियस नहीं हैं, और धीरे धीरे वो इस आइलैंड के माहौल को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। यानी वो यहीं के होने लग जाते हैं और वो अपनी सिविलाइजेशन को धीरे धीरे खोना शुरू करते हैं। इधर एक दिन साइमन, जैक और रेल्फ ये तीनों आइलैंड पे घूमने निकलते हैं। तो इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे उनके पास खाने के लिए या तो सिर्फ फ्रूट्स हैं या फिर यहाँ पिग्स हैं। तो जैक बोलता है कि वो पिग्स की हंटिंग जल्दी ही करेगा और बच्चों को फूड प्रोवाइड कराएगा। और इन तीनों को यहाँ पे कुछ स्टिक्स पे मिलती हैं और ये लोग पिगी के चश्मे की मदद से उस स्टिक्स में आग लगा देते हैं, जिससे कि यहाँ पे इस फायर को देख के उन्हें कोई भी ऑफिसर्स, कोई भी सोल्जर यहाँ से गुजरे तो वो इन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। लेकिन आगे जाकर यह आग चारों तरफ जंगल में फैल जाती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, वो खेलने में बिजी हो जाते हैं, अपने और कामों में बिजी हो जाते हैं, तो इस आग की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और लिटिलेंस ग्रुप का एक बच्चा गायब हो जाता है। शायद वो बच्चा हो सकता था इस आग में जलकर मर गया हो। तो ये बात सभी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था।
अब धीरे धीरे जैक और रेल्फ दोनों के बीच पावर के लिए झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है और ये साफ दिखाई देने लगता है कि जैक अब लीडर बनना चाहता है और बहुत से बच्चे जो पहले रेल्फ को सपोर्ट कर रहे थे अब वो जैक के साथ होने लगते हैं और उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अगेन यहाँ पे गोल्डिंग ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम बुराई की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और अच्छाई का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ इवलनेस तो होती ही है। अब कुछ दिनों बाद एक शिप वहां से गुजरता है तो पिगी और रेल्फ इस शिप को देखते हैं, लेकिन वो शिप यहाँ रुकता नहीं है। ये देखकर राल्फ बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि एक शिप आया और उन्हें विदाउट रेस्क्यू करे, बिना बचाए यहाँ से चला गया और सारे बच्चों ने एक चांस मिस कर दिया यहाँ इस आइलैंड से निकलने का, अदरवाइज वो बच्चे यहाँ से बच सकते थे। अब रेल्फ देखता है कि वो फायर जो कि उन्होंने जलाई थी जिससे कि उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके, वो आग तो बुझ चुकी है। तो रेल्फ को ये देख के बहुत बुरा लगता है। अब रेल्फ और पिगी दोनों सीधा जाते हैं जैक के पास और उससे बोलते हैं कि तुम तो बड़े बच्चे हो, तुम्हें तो इस फायर को मेंटेन करना चाहिए था, तुम्हें तो इस फायर को जलाए रखना चाहिए था, तुम भी इर्रेस्पॉन्सिबल हो गए, तुमने भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। लेकिन जैक तो अपना पहला शिकार कर चुका है क्योंकि उसने पिग को मार दिया है और वो तो उसी में खुश है और अपने साथियों के साथ अपने पहले शिकार की खुशी मना रहा है और वो इन दोनों की बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता और अपने एक डांस में ही बिजी है। तब पिगी भी उससे बड़ी नाराजगी जताता है कि उसने फायर को जलाए नहीं रखा। इस पर जैक को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो पिगी को मारने लगता है और वो पिगी को एक मुक्का मार के उसे चुप करा देता है। अब ये दोनों वहां से वापस आ जाते हैं क्योंकि जैक तो किसी की बात मानने वाला नहीं था और रेल्फ क्योंकि बहुत नाराज है, उसे बहुत बुरा लगता है, वो बड़ा डिसअपॉइंटेड है इन सब बातों से कि कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा, उसकी बात नहीं सुन रहा। तो वो एक मीटिंग बुलाता है और सब बच्चों को बोलता है कि जो भी उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उन्हें सीरियसली फॉलो करना है, अदरवाइज वो लोग इस आइलैंड से कभी भी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान बच्चों का एक डर भी सामने आता है क्योंकि सभी छोटे बच्चे जो यहाँ रह रहे थे उन्हें यह लग रहा था कि इस आइलैंड पर एक मॉन्स्टर भी रहता है, एक बीस्ट रहता है, एक राक्षस रहता है। उन्हें इस बात का डर लग रहा था और वो बच्चे अब इतना डरने लगे थे और बच्चे अब हर छोटी मोटी चीज को इस बीस्ट से कनेक्ट कर देते थे और हर छोटी बात पे वो डरना शुरू कर देते थे। कोई पत्ता भी हिलता तो भी वो डरने लग जाते थे। तो अब जितने भी बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को, लिटिलेंस को समझाते हैं कि देखो यहाँ कोई बीस्ट नहीं है और अगर कोई बीस्ट है भी तो वो रात में ही क्यों दिखाई देता है, वो दिन में कहाँ चला जाता है। तो छोटे बच्चे कहते हैं कि दिन में वो सी में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो अब ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई और सब बच्चे और भी डर जाते हैं यह सोच के कि यहाँ शायद सच में ही कोई बीस्ट है। लेकिन बड़े बच्चे बोलते हैं कि चलो इसका कुछ ना कुछ हम उपाय करेंगे और अभी तो बात को टाल दिया जाता है। अब नॉवेल आगे बढ़ता है और एक दिन रात को आइलैंड के ऊपर एक एरियल बैटल चल रही होती है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, लड़ाई हो रही होती है, एयर बैटल। तो सारे बच्चे अब सो रहे हैं और वो देख नहीं पाते कि यहाँ से कोई प्लेन गुजरा है या यहाँ कोई बैटल चल रही थी। आज रात फायर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, इस आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी दो भाइयों के ऊपर थी जिनका नाम है सैम और एरिक। लेकिन ये दोनों भाई भी सो जाते हैं, इन्हें भी रात में नींद आ जाती है, तो इन्हें भी पता नहीं चलता कि आज कोई एयर बैटल हुई थी। लेकिन यहाँ जो फायर जलाई गई थी वो अभी बुझी नहीं है, वो जली रहती है और इस जलती फायर को देखकर एक प्लेन में से एक सोल्जर अपना पैराशूट लेकर इस आइलैंड पे लैंड करने के लिए आता है। लेकिन उसका पैराशूट पहाड़ियों में फंस जाता है, चट्टानों में फंस जाता है और उसका पैराशूट
चट्टानों में इस तरह से फंसता है कि उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और ये सोल्जर और उसका पैराशूट हवा में लटकने लगते हैं, चट्टानों के पास हवा में लटकने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद सैम और एरिक इन दोनों की नींद खुलती है और ये दोनों जब इस तरह से इस सोल्जर को अपने पैराशूट के साथ हवा में झूलता हुआ देखते हैं, जो कि हवा के साथ साथ आवाज कर रहा था, तो इन्हें इस आवाज को देख के और इस सोल्जर और उसके पैराशूट को देख के डर लगता है। ये नहीं समझ पाते कि ये कोई सोल्जर है, बल्कि इन्हें ये लगता है कि ये वो बीस्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और इस बीस्ट ने हम बच्चों के ऊपर अब आइलैंड पे हमला कर दिया है। ये दोनों बच्चे भागे भागे जाते हैं और रैल्फ को और बच्चों को बताते हैं और उन्हें उठाते हैं कि जल्दी उठो, बीस्ट ने हम पे हमला कर दिया है। अब जैक और रैल्फ दोनों उस चट्टान पे, उस पहाड़ी पे देखने जाते हैं कि यहाँ सच में कोई बीस्ट है या नहीं, या ये सिर्फ एक वहम है। जब वे दोनों उस चट्टान पे पहुंचते हैं तो ये सोल्जर को देखकर डर जाते हैं और क्योंकि वो सोल्जर ऐसी स्थिति में लटका हुआ है कि उसे देख के कोई नहीं बता सकता कि ये सोल्जर है और ये उसका पैराशूट है, तो इन्हें भी लगता है कि शायद हो सकता है ये रियल बीस्ट है और इसने हम पर हमला कर दिया। अब वापस आकर रैल्फ एक मीटिंग बुलाता है और इस मीटिंग में जैक पूरा फायदा उठाता है इस मौके का और वह बच्चों से बोलता है कि यह तुम्हारा लीडर तो डरपोक है, लेकिन मैं बहुत ब्रेव लड़का हूँ और मुझे लीडर बन जाना चाहिए। इस तरह से अभी ज्यादातर बच्चे जैक को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और जैक की तरफ हो जाते हैं। अब जैक कहता है कि मुझे लीडर बनाया जाए और रैल्फ उसे लीडर बनाना ही नहीं चाहता, तो वो उन बच्चों को लेके जो उसके सपोर्ट में हैं अपना एक अलग ग्रुप बना लेता है और ऊपर वाली पहाड़ी पर जाकर अपना एक नया ठिकाना बना देता है, यानी वो उस ग्रुप से अलग हो जाता है और धीरे धीरे करके बाकी बहुत से लड़के रैल्फ का साथ छोड़ देते हैं और ये लोग जैक के ग्रुप में जाके मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा था कि जैक रैल्फ से ज्यादा ताकतवर है और हंटिंग करने में उससे ज्यादा एक्सपर्ट है और ये शायद बीस्ट से भी लड़ाई कर सकता है। अगेन यहाँ पे गोल्डिंग हमें ये बताते हैं कि हम इंसान फिर से बुराई की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। अब जैक अपने ग्रुप के मेंबर्स से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक फीमेल पिग यानी SAW का शिकार करूंगा और तुम लोगों को पार्टी दूंगा। अब जैक के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जैक के ग्रुप के जो बच्चे हैं और जैक खुद ये शिकार के लिए पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ये बिल्कुल सेवेजरी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल जंगली हो चुके हैं। इन्होंने अपने फेस पेंट कर लिए हैं और ये लोग अब एक वाइल्ड डांस कर रहे हैं, क्योंकि आज जैक ने अपना फीमेल पिग वाला शिकार कर लिया है। ये लोग उस फीमेल पिग का सर काट के अलग कर देते हैं और उसे एक डंडे पर लगाकर बीच के ऊपर रख देते हैं। अब इस फीमेल पिग के सर के चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं और ये बच्चे उस फीमेल पिग के हेड को बीस्ट के लिए एज अ बलि प्रस्तुत करते हैं। जब ये सब होते हुए साइमन देखता है तो वो फीमेल पिग के हेड के पास जाता है। अब उसे फीमेल पिग का हेड ऐसा लगता है जैसे कि उससे वो बात कर रहा हो और इस सर के चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी, तो वो उसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लगता है और वो उसके जब पास जाता है तो उसे इस हेड की आवाज बोलते हुए नजर आती है और उससे ये आवाज सैटन की वॉइस लगती है, यानी कि एक शैतान की वॉइस उसे लगती है, जैसे वो उससे कह रहा हो कि बीस्ट और कहीं नहीं है बल्कि बीस्ट तो इंसान के दिमाग में है। ये सब सुन के साइमन बेहोश हो जाता है, वो अपनी सुध खो देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जब होश आता है तो वो सच का पता लगाने के लिए सीधा उस चट्टान पर जाता है जहां पर वो 20 बच्चों ने देखा था। अब जब साइमन वहां पहुंचता है तो उसे जल्द ही सच्चाई का पता लग जाता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और ये तो एक डेड सोल्जर की बॉडी है, ना कि एक बीस्ट है। वो दौड़ता हुआ वहां से आता है
और बच्चों के पास जाता है, लेकिन सारे बच्चे तो डांस में बिजी हैं। वो बच्चों को ये बताना चाहता है कि यहाँ कोई बीस नहीं है, लेकिन ये बच्चे साइमन को आता हुआ देखकर जब उसकी परछाई को देखते हैं तो ये लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीस दोबारा आ गया है हम पे हमला करने के लिए, और ये बच्चे जल्दीबाजी में साइमन को ही मार देते हैं और इस तरह से साइमन मारा जाता है। अगली सुबह अब रैल्फ और पिगी साइमन की मौत के लिए बहुत शोक जता रहे हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। इधर जैक, जो कि पूरी तरह से अब जंगली हो चुका है, उसे ये लगने लगता है कि इस आइलैंड पर पावर के सिर्फ दो ही सिंबल हैं। एक तो कॉन्च शेल यानी वो शंख जिससे कि बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा पिगी का चश्मा जिससे कि इस जंगल में आग लगाई जा सकती है। तो वो अपने और बच्चों के साथ यानी अपने और साथियों के साथ रात को रैल्फ के ग्रुप पर हमला करता है और अपनी ताकत के बल पर उससे पिगी का चश्मा छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पिगी और रैल्फ दोनों जैक से चश्मा लेने के लिए वापस जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो इस तरह का बिहेव ना करे, लेकिन जैक तो किसी की बात कहाँ सुनने वाला था। वो इन दोनों की एक भी बात नहीं सुनता, क्योंकि अब रैल्फ के ग्रुप में ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे हैं, तो वो इन्हें जबकि डराने की कोशिश करता है। और जैक के ही ग्रुप का एक बच्चा जिसका नाम है रोजर, वो जैक की तरह ही वाइल्ड नेचर का है। वो एक बड़ा सा पत्थर जिसे बोल्डर कहा जाता है एक चट्टान से नीचे गिरा देता है, और ये पत्थर गिरता है पिगी के ऊपर, और पिगी की इसके नीचे आ जाने से डेथ हो जाती है और साथ ही वो कॉर्न शेल भी टूट जाता है। यह सब देख के रैल्फ बड़ा घबरा जाता है, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेला हो गया है, उसके कोई साथी बचा नहीं है। सैम और एरिक जो उसी के साथी थे, इन लोगों को भी जैक पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथी बनो, अदरवाइज मैं तुमको मार दूंगा। तो ये सब देख के अब रैल्फ वहां से भाग जाता है और जैक और उसके साथी पागलों की तरह उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब रैल्फ अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाके वो छुप जाता है झाड़ियों के पीछे। अब जैक के जितने भी साथी हैं और जैक खुद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रैल्फ उनको नहीं मिलता। तब जैक अपने साथियों को बोलता है कि इस जंगल में आग लगा दो, और जो स्मोक होगा, जो इस आग का धुआं होगा, उससे रैल्फ को प्रॉब्लम होने लगेगी और वो जल्द ही झाड़ियों से बाहर निकल आएगा। तो उसके साथी ऐसा ही करते हैं, और इधर रैल्फ जो कि अब इस धुएं से परेशान हो चुका था, फाइनली उसे झाड़ियों से बाहर निकल के आता है और वो बड़ा घबराया हुआ है। लेकिन उसे एक ऑफिसर मिलता है, एक नेवल ऑफिसर उसे मिलता है। उसे देखकर रैल्फ खुश हो जाता है, और जब नेवल ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रैल्फ फूट फूट कर रोने लगता है। उसका सारा दर्द, उसकी सारी तकलीफ इस नेवल ऑफिसर के सामने निकल जाती है, और बाकी सब बच्चे भी रैल्फ को देखकर बुरी तरह से अब रोने लगते हैं। अब नेवल ऑफिसर सारी बात समझ जाता है और वो अपना फेस अपनी शिप की तरफ कर लेता है, जिससे कि ये सारे बच्चे रोकर अपना दर्द को हल्का कर सकें। नेवल ऑफिसर को भी बहुत दुख होता है कि एक सिविलाइज कल्चर के बच्चे किस तरह से बर्बेरिक हो चुके हैं, किस तरह से जंगली हो चुके हैं। उसे यह देखकर बड़ा दुख होता है। तो इस तरह से नेवल ऑफिसर आके बाकी बचे हुए बच्चों को वहां से बचाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की कहानी खत्म होती है। यह नॉवल एक सिंबॉलिक नॉवल है, तो इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं। सबसे पहला इसमें देखते हैं रैल्फ। रैल्फ इसमें सिंबल है लॉ का, ऑर्डर का, डेमोक्रेसी का और सिविलाइज सोसाइटी का, क्योंकि वो पूरे नॉवल में सिविलाइजेशन को ही सपोर्ट करता है। जैक इसमें सिंबल है सेवेजरी का, डिक्टेटरशिप का और वाइल्डनेस का। पिगी इसमें सिंबल है साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन का, क्योंकि साइमन इसमें सिंबल है ह्यूमन गुडनेस का। रोजर सिंबल है ब्रूटलिटी का और
ब्लड लस्ट का। रोजर इसमें सिंबल है निर्दयता का और ब्लड लस्ट का। कॉन्च शेल सिंबल है सिविलाइजेशन और डेमोक्रेटिक पावर का। पिगी का क्लास सिंबल है पावर ऑफ साइंस का। बीस्ट इसमें सिंबल है ह्यूमन नेचर के अंदर सेवेजरी के जो इंस्टिंक्ट होते हैं उनका सिंबल है बीस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नेम है उस पिग के हेड का जिस फीमेल पिग को जैक ने मारा था। और सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज उस फीमेल पिग के हेड को नेम दिया गया है जिसका शिकार जैक ने किया था। द लॉर्ड ऑफ द फ्लाई का रेफरेंस बाइबल से लिया गया है, यानी कि एक बिब्लिकल रेफरेंस है, और एक बिब्लिकल डीमन जिसका नाम है बेएल्ज़ेबब उसको दिखाता है, जो कि ईवल का सिंबल है। तो ये थी हमारे नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की समरी। आई होप आपको ये नॉवेल पसंद आया होगा। अब चलिए इस नॉवेल से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ये नॉवेल एक एलिगोरिक नॉवेल है। एलिगोरिक नॉवेल वह होता है जिसमें कैरेक्टर्स और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी नॉवेल की थीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस नॉवेल के अंदर ऐसा ही हुआ है। अब चलते हैं इस नॉवेल की थीम की तरफ। देखिए, इस नॉवेल की बहुत सारी थीम्स हैं, लेकिन इस नॉवेल की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। इसमें रैल्फ और उसके साथी रिप्रेजेंट करते हैं सिविलाइजेशन को, लॉ को और ऑर्डर को। दूसरी तरफ इसमें जैक और उसके साथी जितने भी हंटिंग ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो सब रिप्रेजेंट करते हैं एक जंगलीपन को और एक सेवेजरी को। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया है, आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें, हम उसको जरूर रिव्यू करेंगे। थैंक यू।